1984 के आखिरी महीनों में अमेरिकी यूनियन कार्बाइड कंपनी के भोपाल यूनिट में ऐसी गैस लीक हुई जिसने प्रलय ला दिया। ये एक औचक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसकी आहट पहले से थी। नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। विज्ञान ने कई भस्मासुर बनाए, लेकिन इससे खतरनाक रसायन बहुत कम बने। मिथाइल आइसोसाइनेट, यह रसायन जब पहली बार अमेरिका में चूहों के पिंजरे में डाला गया, एक झटके में सभी चूहे मारे गए। इस शोध को ही दबा दिया गया। लेकिन इस जहर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे भी विज्ञान का एक भस्मासुर था। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की शुरुआत 1917 में कीटनाशक बनाकर फसलों को बचाने से हुई। उसके बाद बैटरी, विद्युत उपकरण आदि का काम भी जुड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने हीलियम के बैलून बनाए थे। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध तक ये एटम बम बनाने वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके थे। अगले 3 दशक में यह कंपनी 40 देशों में पसर चुकी थी और अमेरिका की सबसे ताकतवर कंपनी बन रही थी। बीच मैनहट्टन में 270 पार्क एवेन्यू में इनकी एक 52 मंजिली गगनचुंबी इमारत थी। उस वक्त कीटनाशकों के नाम पे डीडीटी चलता था, जो नुकसानदेह था। 1957 में यूनियन कार्बाइड ने एक ऐसा रसायन बना दिया जिसको छिड़कते ही कीट मच्छर तो क्या, तिलचट्टे और छिपकली तक साफ हो जाते। यह गुप्त रसायन सेविन नाम से बेचा जाने लगा। भारत में उस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति आने में थोड़ी देर थी, तो कीटनाशक का प्रयोग कम ही किया जाता था। यूं कहिए कि उस वक्त भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, लेकिन भारत भी तरक्की कर रहा था। इस सेविन नामक गुप्त रसायन के बनने की प्रक्रिया में यह खतरनाक गैस उत्पन्न होता था। फॉस्जीन नामक गैस में जब मोनोमिथाइल माइन नामक एक केमिकल की रिएक्शन कराई जाती थी, तो उसमें से उत्पन्न होता था मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस को सूंघते ही मृत्यु लगभग निश्चित थी। इसमें 2 बूंद पानी डालते ही यह विस्फोटक हो जाता था। इसलिए इस गैस को हमेशा 0 डिग्री से कम तापमान पर रखा जाता था। समस्या यह नहीं थी कि गैस जहरीला था, समस्या यह थी कि कंपनी ने कई रहस्य छुपा रखे थे। अमेरिका और बाकी दुनिया को भी इसकी क्षमता का अंदाजा नहीं था। पहली बार इसका पता तब लगा जब वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका के कान्हावा घाटी में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में गैस लीक हुआ। लेकिन वहां तुरंत सावधान कर दिया गया। सभी लोगों ने खिड़की, दरवाजे, पंखे, एयर कंडीशनर बंद कर लिए। लीक पर काबू पा लिया गया। अगर यह अमेरिका में मृत्यु लाता तो शायद यह रसायन बंद हो चुका होता, लेकिन तबाही मचाने के लिए तो इसने किसी और देश को चुना था। भारत में कंपनी के उत्पाद पहले से मौजूद थे। कार्बाइड बैटरी चालित लैंप गांवों तक पहुंच गए थे। उस समय देश में विद्युतीकरण पूरा हुआ नहीं था, तो कार्बाइड बैटरी का ही सहारा था। यूनियन कार्बाइड कंपनी नए भारत की उम्मीद बनकर उभर रही थी, और तभी ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने एक ऐसे मक्का की प्रजाति बनाई जो कहीं अधिक उपज देती थी। धान के भी आधुनिक बीज आ गए। पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में पंजाब के खेत इन वैज्ञानिक फसलों से लहलहाने लगे। इन विदेशी फसलों को अब कृत्रिम खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। ये कोई जादुई फसल तो थे नहीं कि बिना रखरखाव के उपज देते रहेंगे। डीडीटी और एचसीएस जैसे घिसे पिटे कीटनाशकों से बात नहीं बन रही थी। अमेरिका ने इन कृत्रिम फसलों को बीमारी दी थी, तो दवा भी वहीं से आनी थी। यही तो असल कैपिटलिज्म है। सेविन को भारत में निमंत्रण मिल गया। दिल्ली के अशोका होटल में लाइट्स, कैमरा, एक्शन के साथ यूनियन कार्बाइड का स्वागत किया गया। आनंद फानन में एक अफ्रीका जा रहे डिलीवरी जहाज को बंबई बुलवाकर 1200 टन सेविन बंबई में उतरवा लिया गया। जहर अब भारत आ चुका था। अब सवाल यह था कि कारखाना कहां खुले और कैसे खुले। उस समय वैश्वीकरण खुलकर नहीं हुआ था, तो विदेशी कंपनियों को कारखाना लगाने की इजाजत नहीं मिलती थी।
लेकिन इसका लूपहोल था। डोमिनिक लैपियर ने भोपाल पर अपनी किताब में इसे कुछ वर्णित किया है। जून 1967 की एक सुबह संतोष दीनदयाल नामक व्यक्ति यूनियन कार्बाइड के एडवर्ड मुनोज के ऑफिस पहुंचे। मैं संतोष दीनदयाल भगवान कृष्ण का भक्त हूं। कई बिजनेस हैं मेरे, पेट्रोल पंप से लेकर सिनेमा हॉल तक। सुना है आपको कोई फैक्ट्री लगवानी है। सिगार पियोगे? हाँ हाँ, सिगार भी पिएंगे और फैक्ट्री भी लगवाएंगे। कैसे? विदेशी नागरिक को तो फैक्ट्री लगाने की इजाजत नहीं। अरे आपकी सेवा में बंदा हाजिर है। मैं लाइसेंस की अर्जी डालता हूं, आप प्रोडक्ट भेजिए, कारखाना लगाइए, पार्टनरशिप होगी। नाम मेरा, पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, मुझे बस कमीशन मिल जाए तो काम हो जाएगा। अमेरिकी अधिकारी को यह लग गया कि भारत एक जुगाड़ू देश है। जिस हल के लिए वे 6 महीने से दिमाग लगा रहे थे, वह तो खुद उनके पास चलकर आ गया। कहां लगेगी फैक्ट्री? अब फैक्ट्री लगेगी तो हिंदुस्तान के दिल में ही लगेगी, संतोष ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। मतलब देश के केंद्र में, भोपाल में। यह सुनते ही एडवर्ड मुनोज ने अपनी जैगुआर गाड़ी निकाली और चल पड़े भोपाल। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर काली मैदान में खड़े होकर एडवर्ड अपनी गाड़ी से वैसे ही निकलकर खड़े हुए जैसे कभी लॉर्ड क्लाइव बंगाल में खड़ा हुआ था। एक फिरंगी गए तो दूजे झंडा गाड़ने आ गए। उस समय पहली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता का तख्ता पलटकर बागी विधायक गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। यह संतोष दीनदयाल महाशय जो भी थे, उनको काली मैदान में 5 एकड़ जमीन अलॉट हो गई। कुछ ही महीने में वहां देसी डिजाइन पर एक फैक्ट्री भी खड़ी हो गई। यह बताने की जरूरत नहीं कि फैक्ट्री खड़ी करने में सुरक्षा नियमों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। अमेरिका की फैक्ट्री के सामने तो यह कुछ भी नहीं थी। 1968 से सेविन के सैकड़ों टन भोपाल के रास्ते भारत में पसरने लगे। कुछ ही सालों में कंपनी को 5000 टन सेविन बनाने का लाइसेंस मिल गया। अब तक यह अमेरिका से आयात कर भोपाल में पैकिंग कर रही थी, लेकिन अब इसे भोपाल में ही सेविन बनाने की अनुमति मिल गई। जिस देश में लाखों किसान हो, वहां तो ऐसी मांग बढ़नी ही थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी मुख्यालय न्यूयॉर्क 1971। हमें 5000 टन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 5000 टन, एडवर्ड ने लगभग उछलकर कहा। ठीक है, लेकिन हम इतनी सेविन भारत नहीं भेज सकते। हम भेजेंगे नहीं, हम वही बनाएंगे। कहाँ? उस छोटी सी फैक्ट्री में? तुम पागल हो गए हो? हाँ, क्या मुश्किल है? अरे 5000 टन के लिए कितना MIC लगेगा जानते हो? एक छोटी सी फैक्ट्री के बीच में तुम एटम बम रखोगे? हम कहीं और बना लेंगे, भोपाल में ही। हाँ, ये हो सकता है। कोई दूसरी साइट ढूंढो। दूसरी साइट कभी नहीं ढूंढी गई। वहीं काली मैदान के सघन बस्तियों के इलाके में खतरनाक MIC के टैंक लगने लगे। वहां की अवैध बस्तियों को हटाने की किसी में ताकत नहीं थी, किंतु फैक्ट्री बनते बनते देश में इमरजेंसी लग गई और संजय गांधी के रूप में एक स्वघोषित स्वच्छता अभियानी देश की झोपड़पट्टियों पर बुलडोजर चलवाने लगा। कार्बाइड कंपनी के आसपास की झुग्गियों को तोड़ने के लिए भी बुलडोजर आ गए। तभी बस्ती वालों ने एक कमाल का आइडिया लगाया। उन्होंने बस्ती के बाहर एक लाल बोर्ड लगा दिया, संजय गांधी बस्ती। यह नाम देखते ही बुलडोजरों की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। काश ये बुलडोजर चल गए होते तो शायद इन बस्ती वालों की वैसी मौत न होती जैसी बाद में उस खूंखार गैस से हुई। तेईस दिसंबर 1981 को कंपनी कर्मचारी अशरफ काम के वक्त इस घातक गैस की चपेट में आ गए। हालांकि उस वक्त उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। वो बड़े आराम से घर पहुंचकर गाड़ी से नर्मदा किनारे एक बंगला देखने पहुंचे। वो अच्छे खासे हंस रहे थे कि अचानक उनकी सांस रुक गई और हमीदिया अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। यह गैस व्यक्ति को इसी तरह फिल्मी गब्बर सिंह की तरह पहले खूब हंसाकर फिर अचानक बेदर्दी से जीवन छीन लेता था।
मई 1982 में अमेरिका से एक टीम कंपनी के औचक निरीक्षण पर आई और वे व्यवस्था देखकर चौंक गए। उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट लिखी कि यहां कभी भी खतरनाक गैस लीक हो सकते हैं, बल्कि उन्होंने लीक होने के स्पष्ट कारण भी बताए। भोपाल की साप्ताहिक रपट में खबर छपी, एक ज्वालामुखी पर बैठा है भोपाल। लेकिन इस खबर को कोई तवज्जो नहीं मिली। इसके उलट मध्य प्रदेश में श्रम मंत्री ने घोषणा की, कार्बाइड फैक्ट्री से कोई भी खतरा नहीं है, उनके द्वारा बनाया जा रहा फॉस्जीन कोई जहरीला गैस नहीं है। हालांकि कंपनी के प्रबंधक वारेन वूमर सख्ती से पेश आए और कहा कि सभी व्यवस्थाएं फौरन दुरुस्त की जाए। लेकिन भारत सरकार उस वक्त राष्ट्रीयकरण की तरफ कदम बढ़ा रही थी। वारेन वूमर की जगह एक भारतीय जगन्नाथ मुकुंद को कुर्सी पर बिठा दिया गया। वूमर को वापस अमेरिका लौटना पड़ा। नए भारतीय मुखिया को एक डूबती हुई कंपनी हाथ लगी। देश में उस समय सूखा चल रहा था और ग्रीन रिवॉल्यूशन का बुलबुला सूखने जा रहा था। कार्बाइड कंपनी की बिक्री घटती जा रही थी। मालिकों ने खर्च घटाने शुरू कर दिए थे और कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाने लगा था। कभी जहां 2000 कर्मचारी हुआ करते थे, अब महज 642 रह गए थे। उन तमाम उपकरणों, पाइप और वाल्व को देखने के लिए कर्मचारी बहुत कम बच गए थे। प्रबंधक मुकुंद ने धीरे धीरे मिथाइल आइसोसाइनेट का उत्पादन लगभग बंद कर दिया। अब वे पुराने टैंकरों में बचे थे। जब उत्पादन बंद किया तो उसकी सुरक्षा प्रणाली भी बंद कर दी गई। उन्हें लगा कि यूं भी उस बंद पड़े यूनिट में आखिर क्या हो जाएगा। यही उन्हें गलत लगा। जब जहाज डूबने लगा तो अच्छे इंजीनियर भी एक एक कर कंपनी छोड़ने लगे। 1983 के अंत तक कंपनी सूनी पड़ने लगी या बस जैसे तैसे रेंग रही थी। अगले साल यह फैसला ले लिया गया कि इस कंपनी को तिलांजलि दे दी जाए, इसके उपकरण किसी दूसरे देश उठाकर ले जाए जाए। अब भी टैंकरों में पड़ी 60 टन मिथाइल आइसोसाइनेट ही थी, उसे कहीं भी ले जाना संभव नहीं था। इस प्रक्रिया में गैस लीक होना ही था। नवंबर 1984 में पत्रकार राजकुमार केसवानी ने जनसत्ता में खबर छापी, भोपाल में प्रलय की संभावना। ये वही पत्रकार थे जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व भी ज्वालामुखी पर भोपाल की रपट लिखी थी। वह इस मुद्दे को लेकर समर्पित थे कि यह खतरनाक कंपनी बंद होनी चाहिए। उनकी बात फिर से अनसुनी कर दी गई। अगले ही महीने कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार दिलाया। यह एक ऐसा पुरस्कार था जिसे लेते वक्त उनका हृदय छलनी हो चुका था। साढ़े 11 बजे रात्रि 2 दिसंबर 1984। कुछ गंध आ रही है, यह MIC लगता है, कार्बाइड फैक्ट्री कर्मी मोहनलाल वर्मा ने कहा। अरे भाई, यह MIC नहीं, फ्लाइटॉक्स है, मच्छर मारने के लिए स्प्रे किया गया है, बिहार के एक कर्मी ने कहा। मच्छर मारने के लिए स्प्रे जरूर किया गया था, लेकिन यह गंध MIC की ही थी। बम फट चुका था, टैंक से लीक शुरू हो चुकी थी। लगभग 15 मिनट बाद जब उनकी आंखें जलने लगी तो एक कर्मी कुरैशी ने अपने साथियों से कहा, लगता है वर्मा ठीक कह रहा था, तुम दोनों एक बार टैंक चेक करके आओ। अच्छा, मास्क लगा कर जाना। अरे अबे यार, ये रोज का ड्रामा है, थोड़ी मोड़ी लीक हुई होगी। अरे मास्क क्या लगाना, देख के आते हैं, फिर चाय पीने चलते हैं। वे जब पहुंचे तो देखा एक पाइप से गैस निकल रही है। वे चिल्लाए, अरे कुरैशी कुरैशी, गैस लीक हो रही है। कुरैशी ने कहा, अच्छा ऐसा कर, पानी का पाइप बंद कर दो, प्रेशर कम हो जाएगा। वे पाइप बंद कर चाय पीने निकल गए। अभी चाय तैयार ही हो रही थी कि एक सुपरवाइजर सुमन डे दौड़े आए। कुरैशी दादा, टैंक का प्रेशर 2 PSI से 3 PSI हो गया है, टैंक फट पड़ेगा। अरे दादा, ये डायल का प्रॉब्लम होगा, चलो देखते हैं। जब तक वे पहुंचे टैंक का दबाव 30 से बढ़कर 55 पहुंच चुका था और टैंक से अजीब आवाजें आ रही थी, धुआं फैलने लगा था। कुरैशी चिल्लाए, अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंच तो गई, लेकिन टैंक उनकी पहुंच के बाहर था।
अब फैक्ट्री से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुरंत फैक्ट्री खाली कराई जाने लगी। कुरैशी खुद दीवार कूदकर भाग गए। कुछ ही देर में गैस के बादल फैक्ट्री से बाहर निकलकर आतंक मचाने लगे थे। काली मैदान की एक बस्ती में सबसे पहले एक बैल मरा और उसके बाद एक एक कर बाहर सो रहे लोग मरते चले गए। लोगों की छाती गैस से भरती जा रही थी और उनकी चीख भी नहीं निकल पा रही थी। ऐसा भीषण गैस चैम्बर मौत भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। भगदड़ मची थी और लोगों को मालूम ही नहीं था कि भागना कहाँ है। गैस हर तरफ फैला था। लगभग 3 किलोमीटर दूर भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोरखपुर एक्सप्रेस आने वाली थी। सैकड़ों यात्री इंतजार में थे। अचानक वहां धुआं पसरने लगा और लोगों की सांसें रुकने लगी। डिप्टी स्टेशन मास्टर वीके शर्मा यह सब देख भौचक्के थे कि आखिर यह कौन सा धुआं है। उन्हें तभी फोन आया कि कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हुई है। उन्होंने कहा, ओह, गोरखपुर एक्सप्रेस रुकनी नहीं चाहिए, सब मारे जाएंगे। स्टेशन मास्टर साहब को फोन लगाओ। स्टेशन मास्टर आधे घंटे पहले ही मर चुके थे। रेलवे कॉलोनी में तबाही मचाने के बाद ही गैस स्टेशन तक पहुंची थी। विदिशा स्टेशन फोन लगाओ, अभी ट्रेन वहीं रोक लो। गाड़ी विदिशा से निकल चुकी है। अच्छा, फिर तो एक ही रास्ता है, पटरी पर लालटेन लेके दौड़ना होगा, ट्रेन को रोकना होगा। इतनी रात को तेजी से आती एक्सप्रेस भला लालटेन से क्या रुकती। ट्रेन के ड्राइवर को लगा कि कोई मस्खरी कर रहा है। ट्रेन सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी, जो अब मरघट बन चुका था। एक भी जिंदा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। ट्रेन रुकने पर घोषणा की गई कि गैस लीक हुई है, कृपया ट्रेन से ना निकलें। लेकिन घोषणा सुनता कौन है? लोग ट्रेन से निकलते रहे और मरते रहे। यह तो अच्छा हुआ कि ड्राइवर को सिग्नल जल्दी मिल गई और ट्रेन निकल गई। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था और हमीदिया अस्पताल में हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। इनमें लाशें अधिक थी, जीवन कम। पुलिस चीफ को मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का फोन आया। आप लोगों का भागना रोकिए, शहर के बाहर कोई न जाने पाए। सर, ये कैसे मुमकिन है? अभी तो लोग जान बचाकर भागेंगे ही। लेकिन यह ठीक नहीं होगा। अफवाह तो यह थी कि स्वयं अर्जुन सिंह भोपाल छोड़कर भाग चुके थे और उन्हें यह भय था कि अगर लोग भी भाग गए तो अगले महीने चुनाव में वोट कौन देगा। कमिश्नर ने जगन्नाथ मुकुंद को बुलाकर पूछा, इतने लोग मर रहे हैं, क्या आपकी फैक्ट्री साइनाइड बनाती है? उन्होंने कहा, बनाती तो नहीं, लेकिन यह गैस तापमान बढ़ने पर साइनाइड में बदल जरूर सकता है। तबाही अगले दिन थमने लगी थी, लेकिन हजारों मौतें तो हो चुकी थी। दूर अमेरिका में बैठे कंपनी के सीईओ वॉरेन एंडरसन को पल पल की खबर हो रही थी। एंडरसन ने कहा, मैं भोपाल जा रहा हूं, इस वक्त मेरा वहां होना जरूरी है। अरे, तुम्हें मालूम है कि पंजाब में जब कुछ सिख मारे गए तो प्रधानमंत्री को गोली से उड़ा दिया वहां के लोगों ने। भोपाल में तो उससे अधिक लोग मरे हैं। अगर तुम्हें जेल में बंद कर दिया गया तो? नहीं, मैंने सोच लिया है, मेरा जाना जरूरी है। भोपाल पहुंचते ही एंडरसन का स्वागत स्वयं पुलिस चीफ ने एयरपोर्ट पर आकर किया और फिर आराम से बिठाकर कहा, आपको हिरासत में लिया जाता है। क्या? अभी तो मेरी प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के साथ मीटिंग है। ऐसी कोई सूचना मिलते ही आपको बता दिया जाएगा। हिरासत में लेकर एक 5 सितारा होटल में उन्हें ठहराया गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक तीसरी दुनिया के देश ने अमेरिका के किसी कद्दावर व्यवसायी को हिरासत में ले लिया था। राजीव गांधी और अर्जुन सिंह उन दिनों चुनाव प्रचार में इस घटना का इस्तेमाल भी कर रहे थे कि भोपाल कांड की सजा मुकर्रर की जा रही है। हालांकि यह नाटक ज्यादा देर नहीं चल सका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत से संपर्क किया। मात्र 25,000 रुपए के मुचलके पर एंडरसन को न सिर्फ रिहा किया गया, बल्कि एक निजी हवाई जहाज से दिल्ली के रास्ते अमेरिका भेज दिया गया। हजारों मौतों की कीमत बस 25,000 रुपए। एंडरसन भारत आया, भोपाल आया, लेकिन वह तबाही न देख सका जो उसकी फैक्ट्री की वजह से हुआ था। न ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से कोई औपचारिक मुलाकात हुई। वह आया और गया, भारत लौटकर जवाब देने कभी नहीं आया। 2014 में एंडरसन की मृत्यु हो गई।